नमस्कार। 2030 का भारत देख रहे हैं आप, और 2030 के भारत में हम 3 मुद्दों पर बात करते हैं: गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। आज भी उन तीनों ही मुद्दों पर बात करेंगे, और जो शख्स हमारे साथ आज मौजूद हैं उनके बारे में बता दूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय दलवी जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद जी। तो सर, शुरुआत करते हैं, और क्योंकि 2030 के भारत की हम बात कर रहे हैं, मेरा पहला और सबसे अहम सवाल आपसे कि आपके नजरिए में 2030 का भारत कहाँ है? 2030 तक आप भारत देश को कहाँ देखिए 2024 तो चल ही रहा है। 6 साल का वक्त है और इन 6 सालों के अंदर 5 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रहेगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब रहेंगे। तो पिछले 10 सालों के अंदर बीजेपी की सरकार और मोदी साहब ने देश को जो दिशा दी है, उससे ये नहीं लगता कि हम 2030 में कहीं आगे पहुंच पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मुद्दे हैं और उनकी जो अटेंशन है, वो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए। जी। अभी आप देख रही हैं, वक्फ का कानून लेकर आ रहे। आपने देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत ज्यादा जोर। आपने देखा आर्टिकल 370 की बात करते हैं, 371 की बात नहीं करते। आपने देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके लिए बहुत अहमियत रखता, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ आर्टिकल 44 नहीं है, 15-16 आर्टिकल्स और भी हैं। उसमें शराबबंदी की भी बात है, उसके अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर मजदूरों को हिस्सा देने की भी बात है, उसके अंदर जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलहदा कर देने की भी बात है। उन पे कोई तवज्जो नहीं, उसकी जी। कोई बात आपने आज तक नहीं सुनी होगी। आपने सुना होगा आर्टिकल 44, आर्टिकल 44। तो ये एक खास कम्युनिटी के खिलाफ लगातार काम कर, और इन्हें ये लगता है कि इस कम्युनिटी पे हमला किया जाएगा तो दूसरी कम्युनिटीज खुश होकर उनको वोट देंगी। ये उनकी गलत नीति है और गलत सोच, और उसी का ये नतीजा है कि अब आपने देखा कि इस चुनाव के अंदर उनकी हालत कितनी खराब हुई। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही खराब हो गई, जोड़ तोड़ करके सरकार बनी है, लेकिन वही चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, उसी रास्ते पर वो लगातार चलते चले। इसलिए मुझे कोई बहुत उम्मीद नहीं है कि 2030 के अंदर भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा। गरीबी को लेकर यहाँ पर बात करें तो कहा जाता है कि गरीबी दर जो है वो कम हुआ है, यानी कि गरीब देश में कम हुए हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसा आपने कहा कि मोदी सरकार जो है नफरत फैलाने का काम कर रही है, उनकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग चल रही है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि गरीबी को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि गरीबी हमने कम कर दी है, और एक तरफ उनका कहना है 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे हैं और गरीबी भी कह रहे हैं कम है। तो किस तरीके से आप इसको समझते हैं? आपको नहीं लगता कि ये कंट्राडिक्शन है? जिस देश में 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, वहां आप ये भी कह रहे हैं हम गरीबी कम कर रहे हैं। अगर गरीबी कम हो रही है तो 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन क्यों दे रहे हैं? और मैं आपसे भी पूछता हूँ, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास, जो गरीबी की रेखा लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो कहलाती है, बीपीएल, जी। जिसके बारे में ये सरकार जोर देती है कि हमने 25 करोड़ लोगों को बीपीएल से बाहर निकाल दिया। आपको मालूम है कि बीपीएल का क्राइटेरिया क्या है? शर्म आती है बता दो। जिस फैमिली की आमदनी एक साल के अंदर 27,000 रुपए है, एक साल के अंदर, एक फैमिली में कितने लोग होंगे? कम से कम 4-5 लोग तो होंगे।
बिल्कुल। मियाँ बीवी होंगे, माँ बाप होंगे, एक आध बच्चा होगा, आप डिवाइड हम्म कीजिए। एक महीने में 2200 रुपए महीने जो कमा, हम्म क्या मतलब हुआ इसका? कि जो आदमी एक दिन में 500 रुपए कमा रहा, 500 भी नहीं कमा रहा है, बिल्कुल एक महीने के अंदर 500 रुपए कमा रहा है, वो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन है। 500 बिल्कुल। रुपए महीने जो जो फैमिली कमा रही है, वो बिलो हम्म पॉवर्टी लाइन है। और जो बिल्कुल 550 रुपए कमा रहा है, वो इस सरकार की नजर में अब गरीब नहीं रहा, वो ऊपर हो। नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल। तो चाय बेची है, हम्म आपको एहसास नहीं है कि हम्म 550 रुपए में इस देश के अंदर क्या आता है, क्या नहीं आता? एक दिन का खाना नहीं खाया जा सकता। हम्म, आप कहते हैं हमने सही बात। गरीबी दूर कर दी इस देश सर के यहाँ पर अंदर। जैसे आप जो बात कर रहे हैं उसमें एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि जैसे आपने बताया 5 रुपए से भी कम, जब भारत देश के नागरिकों पर इतना अत्याचार हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग नहीं बचे, ऐसे में विपक्ष की भूमिका जो होती है वो बहुत अहम हो जाती है। क्योंकि अगर सत्ताधारी पक्ष जो है वो अगर अन्याय कर रहा है तो विपक्ष की भूमिका यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो विपक्ष क्यों नहीं उभर के सामने आ रहा है, क्यों नहीं इन सारी चीजों को लेकर आंदोलन हो रहे हैं? क्यों किसान आंदोलन हुआ, कुछ ना कुछ आंदोलन करते रहेंगे, थोड़ा बहुत करके सरकार नहीं सुन रही है कुछ तो सुनेगी। लेकिन अगर इतने जैसे आपने बताया 5 रुपए से भी कम, मतलब इतना बड़ा अत्याचार, एक टाइम का खाना, एक मुझे ऐसा लगता है कि एक रोटी भी नहीं मिल पाएगी उतने में। तो कैसे जी पॉसिबल ये सारी चीजें हो रही हैं? विपक्ष की क्या भूमिका क्या होनी चाहिए? विपक्ष भी तो सर ऐसे ही मुझे लग रहा है कि कह सकती हूँ मैं कि शून्य पड़ा हुआ है, विपक्ष भी कुछ नहीं कर पा रहा है। सिर्फ चुनाव के वक्त ही विपक्ष भी सामने उभर कर दिखता है, आप देखिएगा। देखिए, एक बात तो मैं आपसे कहूँ, 5 रुपए नहीं, 500 रुपए महीना। हम्म दूसरी बात जहां तक आप विपक्ष की बात कर रही हैं, हम्म विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर भी बोलता है, हम्म हम लोग बाहर भी बोलते हैं। लेकिन हम्म ये भी आप देख रही हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर सीबीआई और ईडी बिल्कुल इस तरह हो गई है जैसे हमारे नजदीक के थाने का पुलिस वाला हो गया। हम्म 2 चीफ मिनिस्टर इस देश के अंदर जेल के अंदर रहे। अभी 2 दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर निकल के आया है दिल्ली का, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है उसको। कितने लोगों पर ईडी और सीबीआई लग रही, जो बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और इस देश के अंदर आप कितना भी भ्रष्टाचार करें, अगर हम्म आप बीजेपी में चले जाएंगे तो आप ईमानदार हो जाएंगे। आसाम हम्म के मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी कहती थी कि इतना बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, उन्होंने हम्म ज्वाइन कर ली, वो मुख्यमंत्री है। आप देख रही हैं, आप महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार खुद बीजेपी का मुख्यमंत्री कहता था कि इन्हें जेल में डालेंगे, ये चक्की पीटेंगे। हम्म, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के अंदर। मैं जी आपको कितनी मिसालें दूं ऐसी। भारत जी। सरकार के अंदर कई मंत्री ऐसे हैं, राणा साहब हैं जो महाराष्ट्र के हैं, उनके खिलाफ एलिगेशन। लेकिन मुकुल सर एक चीज बंगाल क्या के। हुई, जैसे आपने कई सारी मिसालें भी दी, भ्रष्टाचार की बात कही, 10 साल का जो जिक्र किया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में इस तरह से काम नहीं हुआ, तो फिर आगे के मात्र जो 6 साल बचे हैं, 6 साल भी नहीं पूरे बचे, क्या उम्मीद लगाई जा सके? मैं यहाँ 10 साल की बात नहीं करूंगी, मैं अब आजादी के बाद से अभी तक की बात करती हूँ। आजादी के बाद से कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, ठीक है, आप भी बेहतर तरीके से उस चीज को समझते हो, लेकिन इसके बावजूद आज स्थिति ऐसी है तो किसी एक सरकार पे तो दोष नहीं लगाया जा सकता। नहीं, देखिए, असल में जो आपका सवाल है, बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे मीडिया के लोग इतिहास नहीं पढ़ते। उन्हें ये एहसास नहीं है कि जब देश आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान कहाँ खड़ा था और आज हिंदुस्तान कहाँ। 70 साल की आजादी हुई है। हम्म 1947 के बाद जो देश का पहला बजट, हर हम्म साल जो बजट पेश होता है, आपको कुछ हम्म मालूम है कि वो कितना बड़ा बजट था? नहीं मालूम होगा। हम्म हिंदुस्तान का पहला बजट दो 297 करोड़, हम्म। दो सौ सर आपने सत्तानवे यहाँ करोड़ पे रुपए की मैं बीच में GDP है। आपको रोकूंगी थोड़ा सा, आप बात पूरी करिएगा अपनी।
आपने कहा ना कि मीडिया के लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं, तो विडंबना ये है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि भारत देश का इतिहास ही जो पढ़ाया जाता है वो बहुत कम है, बाकी देशों का इतिहास ज्यादा पढ़ाने में इंटरेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमने भी पढ़ा है, तो भारत देश के नहीं, इतिहास को कम मैं पढ़ाया गया है। जी। आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। कोई अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में पढ़ें, क्यों आप नहीं घर सर, में पढ़ बेसिक सकते हैं। शिक्षा तो स्कूल से ही आपको मिलती देश है की ना। मालूमात होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा तो स्कूल से ही वो मिलती है। ठीक है कि वो एजुकेशन तो हमारा सिस्टम में इंटरेस्ट कमी है है। कि हम हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना आपकी बात चाहते हैं। तो वो डिपेंड करता है ना। बिल्कुल जब आप बिल्कुल सही बात है, मीडिया डिपेंड में करता काम कर रहे हैं, आप देश की पॉलिटिक्स में, आप पॉलिटिशियन हैं, आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आप दोनों की जिम्मेदारी कि आपको है। हाँ, पता हो कि देश के अंदर अब तक क्या हुआ है और अब क्या होगा। तो जो बिल्कुल बात आप मैं सही आपसे कह रहे कह रहा हैं। था कि पहला बजट, हम्म। हम्म। ठीक आपका है सर, कहिए। देश का पहला बजट हम्म। 297 करोड़, हम्म। जिसमें 21 करोड़ डेफिसिट था, यानी सिर्फ 271 करोड़ देश के पास थे, जिसमें हम्म। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 60% आर्मी पे खर्च किया। तो आप मुझे हम्म। बताइए, बजट 297 करोड़ से शुरू हुआ था। सॉरी, गलत कह रहा हूं, 297 नहीं, 197। 200 हम्म। करोड़ भी नहीं था देश के पास, 197 करोड़ हमारे पास था जब हमने देश को आजाद कराया। और हम्म। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जी। जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ा है, तो करीब जी। करीब 20 लाख करोड़ का बजट छोड़ा। देश के अंदर हम्म। बिजली किसने लगवाई? कांग्रेस ने लगवाई। कुछ कुछ लाख, कुछ हजार गांव के अंदर बिजली रह गई। ये हम्म। जितनी सड़कें आप देख रही हैं, किसने बनाई? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट किसने बनाया? भाखड़ा का बांध किसने लगाया? ये जो मतलब कॉलेजेस और सर एक यूनिवर्सिटीज पार्टी ने बहुत कुछ किया था और एक पार्टी पूरा सब कुछ खराब कर रही है, ऐसा आप कह रहे हैं। नहीं कर रही है, सब बेच रहे हैं। आज कोई हाँ। एयरलाइन सरकार की नहीं है, सब प्राइवेट कर दी है। एयरपोर्ट सब प्राइवेट कर दिए। जितने हम्म। यूनिट थे गवर्नमेंट के, वो सब के हम्म। सब एक एक करके बेचते चले जा रहे हैं। जो कुछ हम्म। कांग्रेस ने बनाया था वो सब बेच रहे। तो जी। कांग्रेस ने अपने जमाने में, ये हम्म। सबको पता होना चाहिए कि क्या काम किए। हमला करते हैं जवाहरलाल नेहरू पे, इंदिरा गांधी पे। हम्म। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। सर, आप एक छोटी सी सर्जिकल एक स्ट्राइक करके, यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि कांग्रेस ने अपने जमाने में क्या काम किया, ये सबको पता नहीं, जो जाहिर है उस वक्त के लोगों को ये भली भांति पता होगा कि उस वक्त की सरकार ने क्या काम किया। आज के लोगों को पता है कि आज की सरकार ये काम क्या काम कर रही है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी क्यों पिछले 10 सालों से कांग्रेस विपक्ष में बैठा हुआ है? अगर कांग्रेस द्वारा सड़कें बनवाई गई है, पुल बनवाए गए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनवाए गए हैं, तो फिर अब 10 सालों से अभी भी वही स्थिति है कि कांग्रेस विपक्ष में बैठा है। क्यों जनता भरोसा नहीं जता पा रही है पूरी तरह से? देखिए, भरोसे का सवाल नहीं है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में धार्मिक सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया। ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं। और धार्मिक सेंटिमेंट्स को जब एक्सप्लॉइट किया जाता, क्या राम मंदिर कोई मुद्दा हो सकता है? हमने राम, देश का प्रधानमंत्री जाके वहां इनॉग्रेट कर रहा है राम मंदिर को, सिर्फ इसलिए कि चुनाव आ गया। तो ये नहीं सारी सर, बातें, अयोध्या का रिजल्ट ये साफ दर्शा रहा है कि धर्म की राजनीति वहां असर नहीं की है विधानसभा ये रिजल्ट के। आपकी बात ठीक है बिल्कुल। जी। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता समझने लगे। हम्म। लेकिन आप देखिए ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे हमला करना, हिंदू धर्म की राजनीति करना, पार्लियामेंट और हम्म। बाहर के अंदर सिवाय जय श्री राम के नारे लगाना। जय श्री राम तो इस तरह बोलते हैं जैसे बंदूक की गोली चला रहे। आप हम्म। इज्जत कीजिए, आप पूजा कीजिए, आप एहतराम कीजिए, हम्म। लेकिन आप पॉलिटिसाइज करते, राजनीति करते हैं उस नाम के ऊपर। इसलिए बिल्कुल। लोगों को आपने कुछ दिन बेवकूफ बनाया है। लेकिन हम्म। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस बार हम्म। बीजेपी की सरकार नहीं आई, जोड़ हम्म। तोड़ करके सरकार बनाई। और इसमें भी आप यकीन करें या ना करें, ईवीएम जी। का बड़ा है।
अगर ये चुनाव ईमानदारी से होता तो मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं बनते। ईवीएम के अंदर बहुत जगह घपला हुआ है। उत्तर और सर प्रदेश जहाँ पे में कांग्रेस जीती है वहां पे, जी जहाँ पे कांग्रेस जीती है वहां पे। देखिए, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पे ये हाँ। सब हरकतें कर, कांग्रेस अच्छा। की सरकार होती है तो वहां पे नहीं हो पाता है। बंगाल के मुझे अंदर इसमें एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने ईडी सीबीआई को कहा, तो क्या इलेक्शन कमीशन को भी हम वही कहें कि इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है? निश्चित तौर से, इसलिए कहूंगा मैं, हाँ। आपको शायद एहसास होगा, आपको मालूम होगा, जब गुजरात का चुनाव हो रहा था तो अकेला हाँ। गुजरात का नहीं हो रहा था, हम्म। गुजरात के साथ साथ हिमाचल का भी हो रहा था, दूसरी स्टेट का भी हो रहा था। इन हम्म। लोगों ने क्या किया, ये कोई नंबर। जी सर। जब ये चुनाव हो रहे थे तो आपको हम्म। ख्याल होगा सारी स्टेट के चुनाव को डिक्लेयर कर दिया, हम्म। गुजरात का चुनाव डिक्लेयर नहीं किया। डिक्लेयर कर दिया, डेट्स नहीं बताई। क्यों भाई, हम्म। आप डेट्स क्यों नहीं बता रहे? मोदी हम्म। साहब को गुजरात जाना था, वहां रेवड़ियां बांटनी थी, बहुत हम्म। ऐलान करने थे। जब मोदी साहब वहां चले गए, ऐलान हम्म। हो गया, उसके बाद आपने डेट्स दे दी। क्या हम्म। इलेक्शन कमीशन इस तरह काम करता है? मोदी हम्म। साहब ने जिस तरीके के बयानात इस इलेक्शन में दिए, जब तक जिंदा हूं मैं मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं होने दूंगा। क्यों भाई, किसी ने मांगा आपसे ये रिजर्वेशन? आप अपने तौर पे क्यों कह रहे हैं ऐसा? इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन ने कोई कार्रवाई की उनके ऊपर? चलिए ठीक है, हमने कोई बहुत कार्रवाई पार्टियों नहीं। की बात कर ली तो सर, मैं वापस से इसलिए अपने मुद्दे पे शक आऊंगी। पैदा होता है कि इलेक्शन पार्टियों कमीशन। की बात अच्छा, ये बहुत हो बात गई। मैं नहीं देखिए, कह रहा, आप सुप्रीम कोर्ट कह आप चुका है। सुप्रीम इंडियन कोर्ट कह नेशनल रहा है कि कांग्रेस से इलेक्शन अगर आप कमीशन की बिलोंग कर फाइल रहे हैं एक सर, दिन तो के अंदर बिल्कुल आप नीचे से वहीं की ऊपर तक पक्षधारी करेंगे ना। कैसे क्लियर हो गई? सरकार ने कैसे क्लियर कर दी? ये बिल्कुल बात तो बिल्कुल। मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल सुप्रीम आपकी कोर्ट बात कह हम रहा है। समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुद्दे से थोड़ा भटक रहे थे तो वापस मुद्दे पे आना चाहेंगे। मुद्दे की बात करते हैं, गरीबी भुखमरी शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है स्नेहा, कंटिन्यू। तो मेरा सवाल ये है सर कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप क्या कहेंगे, जो भारत देश में एजुकेशन चल रही है। और सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे स्कूल जो गली मोहल्ले में खुलते हैं, जिनका कोई तालमेल नहीं होता, क्या पढ़ाई चल रही है, कोई चेकिंग होती नहीं है वहां पर, और टीचर्स भी जो पढ़ाने आते हैं वो भी एजुकेटेड नहीं होते हैं। इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है, इन स्कूलों की क्वांटिटी, वो बढ़ती जा रही है और इस पर कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सरकार एजुकेशन के मामले में संजीदा नहीं। ये जो मौजूदा बजट आया है, हम्म। इसमें सिर्फ 1,25,000 करोड़ रुपए एजुकेशन में रखा गया, जो हम्म। 1% के आसपास है टोटल बजट का। जी। तो इतनी, इससे अंदाजा होता है कि जो सरकार एजुकेशन पे बजट के अंदर एलोकेट करने को तैयार नहीं है वो कितनी सीरियस है। और यही बिल्कुल। वजह है कि जो बड़े बड़े स्कूल, कॉमर्शियल हम्म। स्कूल है, जहाँ पे लाखों रुपए फीस है, जी। वो पैसे कमा रहे हैं। बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, हम्म। गरीब लोगों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिन स्कूलों का कोई मतलब नहीं होता। और हम्म। उन्हीं स्कूलों के जो बड़े स्कूल हैं वहीं के बच्चे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, वही देश पे बिल्कुल। हुकूमत करते। तो हम्म। सरकार अगर संजीदा हो, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राम मनोहर लोहिया थे, वो कहा करते थे हम्म। स्कूल ऐसे होने चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री का बेटा भी वहीं पढ़े और एक नाई का बेटा भी वहीं। सही बात। लेकिन ये काम सरकार कर नहीं पाती है। सर उस इसलिए दौरान के जो, बड़े बुजुर्ग तो विदेश से पढ़ के आए थे। वो ठीक है, वो उस वक्त पढ़ के आए थे, लेकिन उनका एक सोच थी कि अपने देश के अंदर ऐसा होना चाहिए। हम 100 हम्म। साल से भी पहले की बात कर रहे हैं। वो तो हम्म। पढ़ के आए थे जो अब से 150 साल हम्म। पहले थे। लेकिन उनकी सोच थी कि देश के अंदर, गांधी जी ये कहते थे कि आज जुडिशरी का हाल देखिए आप, एक एक वकील हम्म। 10-10 लाख रुपए ले। हम्म। गांधी जी ने कहा था कि वकील की फीस इतनी ही होनी चाहिए जितनी फीस एक नाई की। कोई तवज्जो देता है इन बातों पर?
इन्हें फुर्सत ही नहीं है आर्टिकल 44 से, इन्हें फुर्सत ही नहीं है 3 तलाक से, इन्हें फुर्सत ही नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। देश के अंदर कैसे एजुकेशन हासिल की जाए, देश के अंदर कैसे गरीबी दूर की जाए, ये बिल्कुल। सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडे की सरकार। इनके सर एक सेल्स सवाल यहाँ बहुत पे अच्छे उठ रहा है मेरे जहन में। जी। केरला की हम बात करते हैं, केरला में कहा जाता है केरला बहुत एजुकेटेड पार्ट माना जाता है, काफी पढ़े लिखे लोग वहां पर मौजूद हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, एक जनरल सवाल है मेरा कि जो गवर्नमेंट है वो ध्यान नहीं दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है, आर्टिकल 370 और राम मंदिर से फुर्सत नहीं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है या जो विपक्षी दल हैं, उस स्टेट में वो पर्टिकुलर ऐसे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मान लीजिए उस स्टेट में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो बाकी स्टेट के लोग, बाकी राज्य के लोग भी तो उससे इन्फ्लुएंस होंगे, तभी जाके तो एक विपक्ष को भी एक मजबूत साथ मिलेगा लोगों का। कहा जाएगा कि हाँ, अगर आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हम तो आंध्र प्रदेश राज्य से बहुत इन्फ्लुएंस हैं। केरला में ऐसा हो रहा है तो केरला से हम इन्फ्लुएंस, ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, या महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, या उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। तो विपक्ष अगर आंदोलन से नहीं बात बन रही है, पार्लियामेंट में बोलने से नहीं बात बन रही है, बहस करने से बात नहीं बन रही है, तो क्यों ना अपने जिस जिस राज्य की अगर मैं बात करूं वहां विपक्ष है, तो वहां पर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे विपक्ष की जो भूमिका है वो समझ में आए और विपक्ष का काम देखने को मिले। तभी जनता जो है, जनता का जो भार है विपक्ष का की तरफ तभी दिखेगा। देखिए, आपने केरला की बात की। केरला हम्म। में एजुकेशनल सिस्टम सबसे अच्छा है। हम्म। वहां देखिए बीजेपी की सरकार नहीं है, कभी लेफ्ट रहता है, कभी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की गलत बातों को भी मैं डिफेंड नहीं करता। हमारी भी कमियां रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं आपके हम्म। सामने एक्सेप्ट कर, हम्म। कांग्रेस की भी कमियां रही, लेकिन हम्म। पिछले 10 सालों के अंदर अगर हम कुछ करना भी चाहते तो आप देखिए ना, क्या ये सरकार चलाने दे रहे हैं? महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, सारी पार्टीज को साइफन ऑफ कर दिया, इधर से छीन के उधर ले। कभी क्यों आपने सर, सुना? क्यों अपने लोगों को बांध के नहीं रख पा रही है? आखिर कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, आप और मौका मैं, सामने सुनिए, पार्टी। आप और मैं सब इंसान। आप हम्म। वही इंटरव्यू लेंगी जो आपके चैनल का मालिक का है, वरना आपको निकाल के बाहर खड़ा कर ऐसा कुछ नहीं है सर। देंगे। और सीबीआई जी। सबके ऊपर तलवार लटकाए हुए। हम्म। आप नहीं रोक सकते एमएलए एमपी को या किसी को भी, सबके परिवार हैं। आप जेलों में डाल देंगे, कौन उनको खाना खिलाएगा? सबकी कमजोरियां हैं। मेरे हम्म। पास कितने मीडिया के लोग आते हैं, जो हम्म। जाती तौर पे बात करते हैं वो कुछ और करते हैं, जो हम्म। टीवी पे बोलते हैं वो कुछ और करते हैं। वजह क्या है? क्योंकि टीवी तो ज्यादातर कारपोरेट हाउसेस के हैं, आधे टीवी अंबानीज के हैं और आधे टीवी अडानीज के हैं। तो वो तो वही हम्म। करेंगे ना जो उनको कहा जाएगा। हम्म। इसलिए एमपीज एमएलए को ये कहना कि ये जिस पार्टी से जीत के आए हैं उन्हें तोड़ा न जाए, तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा, सबको इधर से इधर शिफ्ट करा दी। मध्य जी प्रदेश के अंदर सरकार करा के कांग्रेस की अपनी सरकार बना ली। एक जी। मिसाल नहीं, मणिपुर के अंदर यही हुआ। मणिपुर में जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के अंदर थे, आज वो बीजेपी के मुख्यमंत्री। हम्म। आसाम में जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के अंदर, आज बीजेपी के मुख्यमंत्री। आपको कितनी बिल्कुल। मिसालें दी? तो ये बिल्कुल। सरकार ऐसी सरकार है कि जो हर हरबा इस्तेमाल करती है विपक्ष को खत्म करने के लिए और अपने आप जी। सत्ता हासिल करने के बिल्कुल। चलिए एक चीज और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकारें, मैं दोनों सरकारों को बहुत दोष दे लिया, बहुत सी पार्टियों की बात कर ली। एक आम नागरिक के तौर पर अगर हम देखें तो 2030 के जो लक्ष्य हैं, शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, 17 लक्ष्य जो मिले हुए हैं, इसमें एक आम नागरिक का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? एक आम इंसान इसमें कैसे अपना योगदान दे सकता है जिससे लक्ष्यों को प्राप्त करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए? लिए। देखिए, आम आदमी की जो अ, ताकत है वो बहुत लिमिट है।
उनके बच्चों को तो एडमिशन नहीं मिलता स्कूल के अंदर। कोई दिन जाता होगा जब हमारे पास लोग ना आते हों कि हमारे बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। 10-10 स्कूलों के अंदर अप्लाई कर रखा है, एडमिशन नहीं हो रहा है। आम आदमी की बहुत कम औकात है कि वो इस सबके अंदर कुछ काम करे। बड़ी जिम्मेदारी सरकार की। आम आदमी क्या करे? वो मेहनत करेगा, कमाई सर करेगा, सभी अपने परिवार सांसदों की अगर मैं बात करूँ कि पार्लियामेंट में बैठे सभी सांसदों की क्या जिम्मेदारी बनती है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें भी मैं कहूंगा कि मेरे बहुत सारे बयानात हैं, आप देखिए। हाँ। पार्लियामेंट इररिलेवेंट हो गई। हम्म। इररिलेवेंट इसलिए हो गई है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कानून आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ मजबूर करता है एमपीस को कि आपकी पार्टी ने जो व्हिप जारी किया है, आप उसके हिसाब से वोट दें। तो भारत सरकार, प्रधानमंत्री ने तय किया कि एक कानून बन रहा है। बीजेपी के एक भी एमपी को यह हक हासिल नहीं है कि उसके खिलाफ वोट दे। और यही बात अपोजिशन की। तो पार्लियामेंट तो एक तरीके से इररिलेवेंट हो गई है, और बीजेपी के जो 2-3 नेता हैं वो उसको डोमिनेट कर, जो कानून चाहेंगे बनाएंगे। अब आप इसी बजट के अंदर देखिए, सरकार 2 लोगों की वजह से चल रही। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके 16 एमपी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री, उनके 12 एमपी हैं। इस बजट में सबसे ज्यादा जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं वो आंध्र प्रदेश और बिहार को किए गए। तो आप बिल्कुल। तो अपनी सरकार बचाने पे लगे हैं, आप देश को बचाने पे थोड़ी लगे। हम्म। आपको फिक्र ही नहीं है इस बात की कि यूपी में गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। सर आपका क्या बिल्कुल कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये बता दीजिए। मैं आप मुझे बताती रहिएगा, जो आप कहेंगे करता रहूंगा। नहीं ऐसा, ये नहीं बोल रही हूँ सर मैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है आप क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? देखिए, मैं तो ये कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। मेरे पास जो भी आदमी आता है, हॉस्पिटल के लिए आता है, उसका हॉस्पिटल में एडमिट कराता हूँ। बच्चों के एडमिशन कोशिश करता हूँ कि हो जाए। किसी की मदद करनी होती है, उसकी मदद करता हूँ। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि ऐसे माहौल में जहाँ ईडी और सीबीआई की तलवार सर पे लटकी हुई है, आपके साथ ईमानदारी और सच्चाई के साथ बात कर रहा हूँ, हिम्मत के साथ, बगैर डरे, बगैर खौफ के। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़ी बात है। और उम्मीद करते जैसे आप कह रहे कि आप हिम्मत के साथ बगैर डरे बात कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति से ताल्लुकात रखते हुए लोग नहीं, आम जनता भी, देश का हर एक नागरिक इसी हिम्मत के साथ बात करे, तभी बदलाव नजर आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बहुत साथ इस चर्चा में जुड़े। जी, तमाम आपका जानकारी बहुत आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक्स। बहुत शुक्रिया।